तो हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास की ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, इससे पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है भू संसाधन। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रिया, परिवहन एवं संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। इसलिए भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है तथा इसका उपयोग सावधानी तथा योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। अर्थात जो हमारी भूमि है वो भी एक संसाधन है, क्योंकि जो हमारी भूमि होती है, जैसे ये हमारे पास एक भूमि है, इसमें हम रहने के लिए घर और खाने के लिए अनाज और अन्य क्रियाएं जो कि हमारे लिए आवश्यक हैं, वो बनाने में हम भूमि का उपयोग करते हैं। हमारी जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें भूमि सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भूमि पर ही क्या करते हैं, हम सारे कार्य संपन्न करते हैं। इसीलिए क्या होती है, भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो भारत में भूमि है वो अलग अलग प्रकार से बांटी गई है, जैसे मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। तो जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ लगभग भारत में 43% भाग पर मैदान फैले हुए हैं, जो कृषि एवं उद्योग विकास के लिए क्या होती है, सुविधाजनक है। यहाँ पे क्योंकि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि गंगा और बड़ी बड़ी नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होती है, तो वह कृषि के लिए उपयुक्त होती है और उद्योग के लिए उपयुक्त होती है। फिर आते हैं पर्वत। पर्वत हमारे लगभग 30% भाग पर विस्तृत हैं और यहाँ से 12मासी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। यानी कि जो गंगा, सतलज, सिंध, ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी भारत की नदियाँ हैं, ये सब कहाँ से निकलती है, पर्वतों से निकलती है। फिर है पठार। जो पठार है वो 27% भाग पर फैला हुआ है, और जो पठार होते हैं वो खनिजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें कोयला, अभ्रक और लौह अयस्क ये सब होते हैं, ठीक है। और यहाँ जीव ईंधन, जीवाश्म ईंधन और वन भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि भूमि का उपयोग किन किन चीज़ों में कैसे कैसे होता है। तो जो भूमि उपयोग है, इसमें पहला है वन। यानी कि जो हमारे पास कुल क्षेत्र होगा उसमें वन कितने क्षेत्र पर विस्तृत हैं। फिर दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कि हमारे पास भारत में जो भूमि उपलब्ध है हमारे पास, उसमें जो कृषि के लिए भूमि उपयोग में नहीं लाई जाएगी, तो उसमें आते हैं बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, यानी कि वह भूमि जो कृषि के लिए अयोग्य है, जिसमें हम कृषि नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरी है गैर कृषि भूमि, जिसमें सड़क, इमारत, उद्योग, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पे हम सड़क का निर्माण करते हैं, इमारत का निर्माण करते हैं और उद्योग धंधे स्थापित करते हैं। तीसरी है पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी कि वह भूमि जो कृषि के अयोग्य है, जिसमें कृषि नहीं की जाती है। तो इसमें आ जाएगा चरागाह, वृक्ष, फसल और कृषि अयोग्य बंजर भूमि। चरागाह यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पशुओं के लिए चरागाह बनाया गया है, जहाँ पे पशु चरते हैं, वहाँ पर क्या नहीं हो सकती है, कृषि नहीं हो सकती है, वह पड़ती भूमि नहीं होती है। वृक्ष, फसल, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वृक्ष का क्या किया जाता है, वृक्ष उगाए जाते हैं, ठीक है। से वन जो मानव द्वारा कृत्रिम वन होते हैं, जो मानव द्वारा लगाए जाते हैं, ये सब उसमें आ जाएंगे। फिर होगी बंजर कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कि वह भूमि जो कृषि योग्य तो है लेकिन क्या है, बंजर है। तो अगली है पड़ती भूमि। पड़ती भूमि, इसमें आ जाएगा वर्तमान पड़ती और पुरातन पड़ती। वर्तमान पड़ती यानी कि 1 वर्ष से कम बंजर भूमि, वह भूमि जिसको छोड़े हुए या फिर जिसमें कृषि न करे हुए क्या हो गया है, 1 वर्ष हुआ है, 1 वर्ष से कम हुआ है, वो क्या हो जाएगी, वर्तमान पड़ती भूमि। और पुरावर्ती क्या हो जाएगी, पुरातन पड़ती भूमि, जो 1 से 5 वर्ष से अधिक जिसमें कृषि नहीं की गई हो, वो पुरानी पड़ती भूमि हो जाएगी। फिर है पांचवा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसमें फसलें उगाई जाती हैं तथा काटी जाती हैं, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें एक खेत है, इसमें फसलें उगाई भी जा रही है और काटी भी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि क्षेत्र वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र से जोड़ा जाता है, तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। फिर अगला टॉपिक है भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी कि जो भारत है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप क्या क्या है। तो इसमें
जो इसके प्रारूप है वो दो हैं, एक है भौतिक कारक और एक है मानवीय कारक। तो भौतिक कारक में वो आ जाएंगे जो प्रकृति से रिलेटेड है, यानी कि भू आकृति, क्योंकि वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। दूसरा है जलवायु और मृदा। मानवीय कारक वो हो जाएंगे जिसमें मानव का हस्तक्षेप होता है। इसमें जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकीय क्षमता, सांस्कृतिक परंपरा आ जाएगी। तो ये सभी कारक भू उपयोग को निर्धारित करते हैं। जैसे मानते हैं हम भू आकृति को देखेंगे तो जैसे भारत में 3 प्रकार से बांटा गया है भू आकृति के आधार पर। पहला है मैदानी, फिर है पर्वतीय, फिर अगला क्या है पठारी। तो जो मैदानी है यहाँ पे तो कृषि हो सकती है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे मैदान की अपेक्षा कम कृषि होती है। क्यों? यहाँ की भू आकृति के कारण। यहाँ पे बड़े बड़े पर्वत होते हैं और जो कृषि होती है वो समोच्च जोत के आकार पे होती है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे मैदान की अपेक्षा कम भूमि होती है कृषि करने के लिए, और अलग अलग टुकड़ों में भी बटी होती है। इस वजह से यहाँ पे कृषि करना मुश्किल हो जाता है। तो जो भू आकृति है वो भी क्या है, निर्धारित करती है भूमि के उपयोग को। जलवायु, अब मान लेते हैं जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हिमाचल प्रदेश में या कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और यहाँ पे क्या क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में क्या है, बहुत अधिक गर्मी है और यहाँ पे रेगिस्तान है। तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे लोग अधिक नहीं रह सकते हैं। लोग अधिक नहीं रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अधिक डेवलपमेंट नहीं होगा। वैसे ही जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे बहुत अधिक ठंडा है और पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे। और यहाँ पे वृक्ष भी इतने अधिक नहीं पाए जाते हैं क्योंकि बहुत ही ये ऊंचाई पर है। तो यहाँ पे भी क्या नहीं हो सकता है, विकास नहीं हो सकता है। यहाँ पे लोग अधिक नहीं रह सकते हैं यहाँ की जलवायु के कारण। लेकिन अगर हम देखें मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र में अधिक यहाँ की जलवायु अच्छी है मानव के रहने के लिए, और यहाँ पे अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो जलवायु भी क्या होती है, एक प्रकार से भूमि उपयोग में कारक होती है। मृदा, अब मृदा कैसे है, जैसे देखते हैं राजस्थान का ही उदाहरण लेते हैं, एक राजस्थान का और एक क्या लेते हैं, मैदान का। राजस्थान में क्या होता है, बड़े बड़े टीले होते हैं और यहाँ क्या होती है, रेत होती है। तो यहाँ पे इंसान कृषि नहीं कर पाएगा क्योंकि रेत में एक तो हाई टेम्परेचर है और बहुत ही शुष्क जलवायु है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे कृषि नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हम मैदान की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब स्टेट्स को लेंगे तो यहाँ पे मृदा बहुत उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर साल बारिश के बाद क्या होती है, जो गंगा नदी है और अन्य उसकी सहायक नदियाँ हैं वो यहाँ पे नए नए अवसाद को लाते जाती है और यहाँ पे फैला देती है। इस वजह से ये क्या हो जाता है, उपजाऊ भूमि होती है। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, मृदा भी कृषि को बहुत प्रभावित करेगी, और कृषि को करेगी तो यहाँ पे डेवलपमेंट अधिक होगा और यहाँ पे लोग अधिक रहेंगे पहले तो। मानवीय कारक में जैसे जनसंख्या घनत्व है, तो जनसंख्या घनत्व भी क्या करती है, भूमि उपयोग को निर्धारित करती है। ठीक है। और प्रौद्योगिकीय क्षमता, यानी कि जहाँ पे उद्योग धंधे अधिक होंगे वहाँ पे लोग अधिक आकर्षित होंगे रोजगार के लिए। तो वहाँ पे अगर यहाँ पे उद्योग धंधे लगे हैं तो इसके आसपास क्या हो जाएंगे, यहाँ रोजगार के लिए लोग पनपने लग जाएंगे और यहीं बस जाएंगे। तो यहाँ पे जनसंख्या अधिक हो जाएगी। और भूमि उपयोग यहाँ पे ये निर्धारित करेंगे कैसे होगा। संस्कृति व परंपरा, संस्कृति और परंपरा भी क्या करते हैं, भू उपयोग को निर्धारित करते हैं। तो अब बात करते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण की। तो भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है जो हमारी भूमि है, उपजाऊ भूमि जिसमें हम कृषि करते हैं, उसका जब क्या होता है, उसके उर्वरक का ह्रास होने लगता है। यानी कि मानव या प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा भूमि में ऐसी क्रियाएं होने लग जाती है, रासायनिक क्रिया या फिर भौतिक प्रक्रिया, जिसकी वजह से जो मृदा है वो क्या हो जाती है, अनुपजाऊ होने लग जाती है, वह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो देखते हैं, मानवीय क्रिया से न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को भी बल मिल रहा है।
यानी कि जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं आजकल, जैसे हमने बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित कर दिए हैं, तो उसमें से जो केमिकल वगैरह रिलीज़ होते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, नदियों में छोड़ देते हैं। और उस नदी से जैसे सिंचाई होती है या फिर वायुमंडल में, पर्यावरण में क्या होता है, प्रदूषण होता है, तो उससे क्या होता है, मृदा, वो सब चीज़ें मृदा में मिलती हैं अगर, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी मृदा की उर्वरता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। यदि हम खेतों में क्या करते हैं, बहुत सारे उर्वरकों का आजकल उपयोग करने लग गए हैं। बहुत सारे केमिकल जो वो होते हैं, कृषि में जितने भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं फसलों में, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, खाद्य जो वो होते हैं, अ, उर्वरक होते हैं, उनका रासायनिक उर्वरक, उसका हम प्रयोग करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, फसल को तो वो सुरक्षित रखते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, उससे मृदा की जो उपजाऊपन होता है वो कम होने लगता है, मृदा का क्या हो जाता है, ह्रास होने लग जाता है। तो भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकरण है, यानी कि जो भारत में कुल जो भूमि निम्नीकरण है वो 13 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें 28% भूमि निम्नीकरण वनों के अंतर्गत, 56% भूमि क्षेत्र जल अपर्दन तथा शेष लवणीय तथा क्षारीय है। यानी कि जो कुल है वो 13 करोड़ हेक्टेयर है, उसमें से भी जो 28% है वो किससे हो रहा है, वनों के कारण हो रहा है। और 56% कैसे हो रहा है, जल अपर्दन से या लवणीय और क्षारीय, जब मृदा हो जाती है, लवणीय हो जाती है मृदा या क्षारीय हो जाती है, उससे क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होने लगता है। और जल अपर्दन से, या जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो नदी क्या करती है, ये पानी क्या करता है वर्षा का, वो भूमि से जितना भी ऊपरी परत होती है मृदा की, उपजाऊ परत, उसको बहा कर ले जाता है। तो फिर अंदर क्या बच जाती है, अनुपजाऊ परत बच जाती है, उसको फिर उपजाऊ होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जल अपर्दन भी इसका कारण है। मानवीय क्रिया, ठीक है। अब जो मानवीय क्रिया क्या है, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन इत्यादि। वनोन्मूलन यानी कि जो मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए या उद्योग धंधों के लिए जो वनों का बहुत ज़्यादा ह्रास कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा वनों को काट दे रहा है, पेड़ों को काट रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि भूमि निम्नीकरण हो रहा है। क्योंकि जो हमारे वन हैं वो हमारी भूमि को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। जो पर्वतीय वन है, वहाँ की जो भूमि होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पेड़ों में जो पत्तियाँ होती है वो गिरती हैं, तो वो खाद के रूप में क्या करती है, जो मृदा है उसको उपजाऊ बनाती है। अब वनोन्मूलन होगा तो उससे क्या हो जाएगा, भूमि निम्नीकरण होगा। अति पशुचारण, यदि मानव पशुओं को बहुत ज़्यादा चराने लग जाता है, उसका एरिया बढ़ा देता है, तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल में अनबैलेंस होने लग जाती हैं चीज़ें। इस वजह से क्या होता है, मृदा क्या हो जाती है, अनुपजाऊ होने लग जाती है। खनन, यदि हम बहुत ज़्यादा खनन करेंगे तो वो इतना एरिया है, इतने एरिया में से अगर हम इतने एरिया में खनन करेंगे तो बचेगा इतना एरिया, तो इतना एरिया क्या हो जाएगा हमारा, भूमि निम्नीकरण हो जाएगा इसका। क्योंकि यहाँ पे खनन का कार्य होगा, तो जो ये भूमि क्या हो जाएगी, खनन में उपयोग हो जाएगी। झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश खनन के कारण वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना। यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश किस में आते हैं, पठारी क्षेत्र में आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होती है, खनन क्रिया अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे कोयले, अभ्रक वगैरह ये चीज़ें बहुत अधिक पाई जाती हैं। तो इनके खनन से क्या हो रहा है, जो वनोन्मूलन है वो अधिक हो रहा है, और इस वजह से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या होता है, अति पशुचारण होता है। पशुओं को वहाँ पशुपालन अधिक होता है, और इस वजह से क्या होता है, पशुओं के खाद्य आपूर्ति के लिए वो पशुचारण अत्यधिक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होता है, सिंचाई की वजह से वहाँ पे कृषि की जाती है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे कृषि के लिए भूमि बहुत उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंचाई की वजह से क्या हो रहा है, सिंचाई वो अधिक कर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, जो मृदा है वो अनुपजाऊ होने लग जा रही है। तो यहाँ पे भूमि निम्नीकरण सिंचाई की वजह से, अधिक सिंचाई की वजह से हो रही है।
अब इसकी संरक्षण की बात करें तो वनारोपण तथा चरागाहों का उचित प्रबंधन इसके कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें मृदा निम्नीकरण को, भूमि निम्नीकरण को कम करना है तो हमें वनारोपण यानी कि वृक्षारोपण, जिसमें हम बहुत से अधिक पेड़ों को लगाएं। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एक हद तक भूमि निम्नीकरण कम होगा। और चरागाहों का उचित प्रबंधन करें, यानी कि चरागाहों के लिए एक पर्टिकुलर एरिया बना दें जिसमें सिर्फ पशु चरें और उससे ज़्यादा क्षेत्र ना हो, एक लिमिट हो उस चीज़ की, सीमित क्षेत्र में। तो उससे भी क्या होगा, भूमि निम्नीकरण कम हो सकता है एक हद तक। बंजर भूमि में उचित प्रबंधन, खनन, निरीक्षण, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित कर जल तथा भूमि प्रदूषण कम कर सकते हैं। यदि हम जो बंजर भूमि है जिसमें हमने क्या बोलते हैं, बहुत टाइम से खेती करना बंद कर दिया है, अगर उसका उचित प्रबंधन करें, उसमें खेती करना शुरू कर दें, क्योंकि जो बंजर भूमि है उसकी जो मृदा है वो बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम से खेती नहीं हुई होती है। अगर उसमें भी हम खेती करना स्टार्ट कर दें, खनन नियंत्रण यानी कि जो खनन क्षेत्र हैं उनमें नियंत्रण, खनन के लिए नियंत्रित कर दी चीज़ें, बहुत अधिक खनन ना हो, तो उससे भी क्या हो सकता है, भूमि निम्नीकरण कम हो सकता है। औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित कर देना, यानी कि जो औद्योगिक जल है उसको हम क्या करते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। जो केमिकल होता है, केमिकल वाला जल होता है उसको नदियों में फेंक देते हैं। और क्या करते हैं, और जो कहीं कहीं पर क्या करते हैं, कचरे को खेतों में फेंक देते हैं। ऐसी भूमि जो उपजाऊ है पर वहाँ पे कचरा ही कचरा बना देते हैं। तो उस चीज़ को भी अगर नियंत्रित कर दिया जाए तो उससे भी क्या होगा, भूमि प्रदूषण कम हो सकता है और जल प्रदूषण भी कम हो सकता है।